हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगर आपको 90s का दौर याद है तो बाबा सहगल को भुला नहीं पाए होंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा से लेकर हकूना मटाटा जैसे गाने गाकर बाबा उन दिनों लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। 90 के दौर में उनके जैसी शोहरत किसी को हासिल ही नहीं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा शोहरत और कामयाबी ने ही उनको तबाह कर दिया था। चलिए हम आपको बाबा सहगल के सिंगिंग स्टार बनने से लेकर उनके डूबने की पूरी कहानी सुनाते हैं। बॉलीवुड में रैपर पॉप सिंगर तो कई आए, मगर बाबा सहगल जैसा कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। इनकी कहानी शुरू होती है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां वो एक मिडिल क्लास फैमिली में 23 नवंबर 1965 को पैदा हुए थे। पिता सरकारी नौकरी करते थे और बेटे हरजीत सिंह सहगल को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब हरजीत सिंह सहगल कैसे बाबा सहगल बना और इंजीनियर से कैसे पॉप गायक बन गया, ये कहानी बड़ी मजेदार है। लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में बाबा का दाखिला करवा दिया गया। वो बस परिवार के दबाव में पढ़ाई करते, लेकिन बचपन से ही मन किशोर कुमार के गाने सुनने में ज्यादा लगता, खासकर उनका गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। घर पर कोई भी मेहमान आता तो माँ बाबा से बोलती किशोर वाला कोई गीत सुना दो, तो बाबा भी सपनों की रानी सुना देते। खूब तालियां मिलती तो किशोर दा जैसा गायक बनने का सपना देखने लगे। घर पर लेटे लेटे सोचते कि मुंबई जाकर बड़ा सिंगर बनूंगा तो हरजीत सहगल नाम सही नहीं लगेगा। घर वाले बब्बू कहकर पुकारा करते तो सोचते बब्बू सहगल भी ठीक नहीं रहेगा। फिर इनके दिमाग में एक दिन बब्बू से बाबा नाम आ गया। बस उसी दिन फाइनल कर लिया कि बंबई गया तो बाबा सहगल ही नाम बताया करूंगा। बस यहीं से हरजीत सहगल बाबा सहगल बन गए। पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे तो इंटर पास हुए तो इनका दाखिला उत्तराखंड की जीबी पंत यूनिवर्सिटी में करवा दिया। वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर निकले तो परिवार के दबाव में इलाहाबाद में नौकरी भी शुरू कर दी। 2 साल वहां काम किया, फिर दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अब बाबा का करियर सेट हो गया था, मगर किस्मत को तो इन्हें पॉप रैप सिंगर बनाना था, तो कैसे इंजीनियरिंग में मन लगता। एक दिन घर पहुंचे और मां को साफ बोल दिया कि 9 से 5 की नौकरी अब नहीं करनी, मैं मुंबई जा रहा हूं सिंगर बनने। मां हैरान, बोली अरे तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अब शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ छोड़कर कैसे तुम मुंबई जाओगे। मगर बाबा ने साफ बोल दिया कि उनको शादी, बच्चे और नौकरी नहीं करनी, किशोरदा जैसा बड़ा सिंगर बनना है। खैर, बाबा के इंजीनियर बनने की खुशी में उनके पिता ने एक मारुति 800 कार अपनी पेंशन के रुपयों से लेकर उनको गिफ्ट की थी। 1990 में 24-25 साल की उम्र में वो उसी कार से दिल्ली से बंबई पहुंच गए। वहां उन दिनों बाबा का एक दोस्त अतुल चूड़ामणि रहता था, जो मशहूर कंपनी मैग्ना साउंड में मैनेजर था। उन दिनों मैग्ना साउंड अकेली ऐसी कंपनी थी जो बॉलीवुड संगीत को टक्कर देती थी और नए सिंगर्स को अवसर भी। दोस्त की मदद से मैग्ना साउंड ने बाबा के 2 ऑडियो एल्बम निकालने का फैसला कर लिया। 1990 और 91 में 2 एल्बम आए, दिलरुबा और अली बाबा। मगर बाबा सहगल को बड़ा झटका लगा। वो दौर उदित नारायण, कुमार शानू और अलका याग्निक के रोमांटिक गीतों का था। बाबा के पॉप रैप गाने किसी को पसंद नहीं आए और दोनों एल्बम फ्लॉप हो गए। मैग्ना साउंड कंपनी ने बुलाया और आगे एल्बम निकालने से मना कर दिया। बाबा के सपने टूट गए। इधर पिता लखनऊ से फोन करने लगे कि अब घर आ जाओ। निराश होकर वो घर वापसी की तैयारी कर रहे थे कि अचानक किस्मत ने धीरे से पलटी मारी। 1991 की बात है। एक रात वो अपने दोस्त के घर टीवी देखने पहुंचे। उन दिनों एमटीवी नया नया भारत में लॉन्च हुआ था। उस पर वेनिला आइस का एक गाना आ रहा था, आइस आइस बेबी। बाबा को इसकी धुन पसंद आ गई। अगले ही दिन वो जूहू के पास एक होटल पहुंचे और वहां एक गाना लिखा और सीधा मैग्ना साउंड कंपनी पहुंच गए। दोस्त अतुल के साथ पूरी कंपनी के बड़े अधिकारियों को अपना गाना सुनाया तो तालियां बजने लगी।
कंपनी के उस समय के बॉस शशि गोपाल ने तो सुनते ही एल्बम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। साल 1992 में बाबा का तीसरा ऑडियो एल्बम आया, ठंडा ठंडा पानी। एल्बम के 8 गानों ने धूम मचा दी। ऑडियो कैसेट मार्केट में इतने बिके कि बाजार से सारा स्टॉक ही गायब हो गया। इंडिया के पहले रैपर बाबा सहगल की कामयाबी देख टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 महीने बाद पहले पन्ने पर उनकी बड़ी बड़ी खबर छापी थी। मगर अभी तो कामयाबी शुरू हुई थी। कंपनी ने फैसला किया कि ऑडियो से बात नहीं बनेगी, क्यों ना वीडियो एल्बम निकाला जाए। फिर ठंडा ठंडा पानी एल्बम के एक गीत दिल धड़के मेरा दिल धड़के का वीडियो बनाया गया। बाबा के साथ एक्ट्रेस पूजा बेदी नजर आई। भारत के पहले हिंदी म्यूजिक वीडियो दिल धड़के के वीडियो ने धमाल मचा दिया। रेडियो से लेकर डीडी मेट्रो और एमटीवी हर ओर बाबा सहगल गूंजने लगे। उनका सिंगिंग करियर रातों रात सुपरस्टार जैसा हो गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा सहगल रोज नई ऊंचाइयां छूते जा रहे थे। चाहे रोजा फिल्म के गीत रुकमणी रुकमणी का हिंदी वर्जन हो या फिर 1994 में आए उनके एल्बम डॉक्टर डिंगरा का गाना मंजुला मंजुला। वहीं उनके एल्बम मैं भी मडोना और बाबा बचाओ ना ने पॉप संगीत की आंधी चला दी। अब तो उनकी गायकी की खुशबू बॉलीवुड तक पहुंच गई। 1994 में उनको बॉलीवुड फिल्म में हीरो का रोल ऑफर हो गया। इतना ही नहीं, इसी फिल्म में अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने एक गीत गाया जिसने रिलीज होते ही कोहराम मचा दिया। गीत था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इस गीत के 4 साल बाद यानी 1998 में रिलीज हुई फिल्म मिस 420 भले ही नहीं चली, लेकिन ये गाना आज भी लोग गाते हैं। अब तो बॉलीवुड के गायकों को भी बाबा के रूप में एक बड़ा खतरा नजर आने लगा। हर ओर बाबा ही बाबा। मगर दोस्तों, ज्यादा कामयाबी ही इनकी दुश्मन बन गई, जिसने इनको बर्बाद कर दिया। 1997 की बात है। हर ओर बाबा सहगल का नाम गूंज रहा था, मगर वो दौर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का था। बाबा की शोहरत और कामयाबी अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई। उनको भी बड़े माफिया के फोन आने लगे। वो गाड़ी खरीदने जाते या सामान लेने, उनको वसूली की धमकियां मिलने लगी। पहले तो वो इन धमकियों को नजरअंदाज करते गए, मगर एक दिन 12 अगस्त 1997 को खबर आई गुलशन कुमार का मर्डर हो गया था। अब हर ओर दहशत का माहौल। बाबा को भी लगातार मर्डर की धमकी मिलती जा रही थी। गुलशन कांड से डरे बाबा ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जान बचाने के लिए सिंगापुर भाग गए और वहां अपना कमाया हुआ पैसा निवेश कर दिया। मुंबई में भी भारी लोन पर बड़ी प्रॉपर्टी ली थी, मगर बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। सिंगापुर में उनका काम नहीं चला। जीवन भर की कमाई निवेश में लगाई थी, वो डूब गई। वसूली के लिए बैंकों के फोन आने लगे। पूरी तरह बर्बाद हो चुके बाबा सहगल को सिंगापुर छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। काम तलाश रहे सिंगर को जी टीवी का म्यूजिक शो फिलिप्स टॉप 10 मिल गया, जिसे वो जावेद जाफरी के साथ करने लगे। मगर जिंदगी संभल नहीं रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। एक बार वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठे थे। अचानक चिरंजीवी वहां से गुजरे तो उनको पहचान लिया। उदासी की वजह पूछी तो बाबा ने पूरा हाल बता दिया। अगले ही दिन चिरंजीवी ने उनको फोन किया और अपनी तेलुगु फिल्म रिक्शा वोडू में एक गाना दे दिया। वो गीत था रूप तेरा मस्ताना। ये गाना हिट हो गया और तेलुगु फिल्म के दरवाजे बाबा के लिए खुल गए। थोड़ा काम मिलने लगा, मगर 2 साल बाद वो संगीत सीखने अमेरिका चले गए। बस उनकी बर्बादी की रही सही कसर यहीं पूरी हो गई। अमेरिका से वापस आए तो सब बदल चुका था। कोई काम नहीं दे रहा था, सब भुला चुके थे। फिर बिग बॉस में नजर आए तो साउथ फिल्मों में विलेन के छोटे मोटे रोल मिलने लगे, मगर अंडरवर्ल्ड की वजह से उनका करियर पूरी तरह तबाह हो चुका था। अमेरिका जाने के फैसले ने थोड़ी उम्मीद भी खत्म कर दी और भारत का पहला रैपर गुमनाम हो गया। वैसे इनकी निजी जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। इन्होंने अंजू नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों का एक बेटा तनवीर भी है। बाबा और अंजू के रिश्ते सालों से अच्छे नहीं थे। साल 2009 में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान इनका कई साल छोटी अशीमा कालरा नाम की लड़की से अफेयर हो गया। अशीमा के प्यार में इन्होंने अंजू को तलाक दे दिया और उसके साथ लिव इन में रहने लगे।
इन दिनों बाबा मुंबई में ही गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और YouTube पर गाने गाया करते हैं। दोस्तों, आपको बाबा सहगल कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या गीत आपको आज भी याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।